भैया बहनों, जो कल आपको 3 शक्तियों के बारे में बताया था, उसमें पहली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है, जिसके बारे में उसकी कल परिभाषा लिखाई थी। आज उससे आगे के बारे में बता रहे हैं। उससे आगे है कि वाचक शब्द होते क्या है, और वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। आप इनके अंदर तीनों की कोई भी परीक्षा में परिभाषा पूछ लेते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जो हमने इस पे लिख दी है, आप इसको घर पे उतार कर पढ़ना और याद करना। अब जैसे इसका एक अभिधा का उदाहरण है, इसको समझो ध्यान से। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर मुख्य बात क्या बताई गई है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। जहाँ मुख्यार्थ दिखता है वाक्य के अंदर, मुख्य बात क्या है कि राम का पुस्तक पढ़ना, मेन है पढ़ना। उसका मेन जो मुख्य बात है, मुख्यार्थ इसके अंदर मुख्य बात क्या है इस उदाहरण के अंदर? पढ़ना, राम के द्वारा पुस्तक का पढ़ना। तो यहाँ पढ़ना इसकी मेन क्रिया है। ये जो मुख्य बात पेश हो रही है इसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति में, मुख्यार्थ में, अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य बात को उदाहरण के अंदर से छांटना होता है अपन को। जैसे इसके अंदर है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है इसके अंदर? पढ़ने का कार्य कर रहा है। मुख्य बात इसको निकाल के छाननी है। ऐसे कोई भी उदाहरण हो, उसमें से मुख्य बात को निकालना होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ी जा रही है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा है मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसके अंदर क्या है? लक्षण, लक्ष्यार्थ मुख्य बात को ध्यान में रखकर लक्ष्य क्या है इस बात के अंदर, कि इस वाक्य के उदाहरण में लक्ष्य क्या साधा गया है, उस बात को ध्यान रखा जाता है। वो लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा का मतलब होता है लक्षण। उस वाक्य में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इस लक्षणा शब्द शक्ति में भी 3 बातें आवश्यक होती है। पहली है मुख्यार्थ का बोध। जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विशेष दिखाई दे, उसे मुख्यार्थ का बोध कहा जाता है। जैसे गंगा पर घर है। अब गंगा पर घर है, तो इसमें मुख्य बात आपको दिखाई नहीं दे रही। गंगा पर कोई प्रवाह जो होता है गंगा का बहने का, तो उस पर तो मकान बन नहीं सकता ना। तो इसलिए जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विशेष दिखाई नहीं दे, इसके अंदर कोई विशेष बात दिखाई नहीं दे रही है अभी कि गंगा पर घर है, तो गंगा पर कहाँ पर है घर? भी प्रवाह पर है, या किसी तट पर है, ये या कहीं किनारे पर है, या कहीं आगे जाकर है। तो इसमें कोई मुख्य विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। परिभाषा के अनुसार कि जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विशेष दिखाई दे, तो उसे मुख्यार्थ का बोध कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात अगले जो दूसरा है लक्ष्यार्थ, उसके अंदर दिखाई देगी। जैसे इसमें कोई विशेष बात दिखाई नहीं दे रही कि क्योंकि गंगा पर घर है। अब गंगा पर घर है, तो गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। नदी में कहाँ पर घर है उसका? गंगा पर घर है, तो है कहाँ पर? किसी तट पर है, कि बहते प्रवाह पर है, कि बहते प्रवाह पे कभी मकान नहीं हो सकता। तो दूसरी बात के अंदर इसको समझाया गया है कि दूसरा जो लक्षण है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। मुख्यार्थ में बोध उपस्थित होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे गंगा पर घर है, तो यहाँ गंगा पर जो घर है वो गंगा के नदी के तट के ऊपर है, क्योंकि जो मकान होता है वो कभी प्रवाह में नहीं बन सकता है। नदी जो बहती है उसके प्रवाह में कभी मकान रह सकता है क्या? प्रवाह में बहने वाली जगह में कोई मकान नहीं बन सकता। इसलिए इसके तट पर जो मकान है उसके बारे में मुख्य बात ये बताई गई है इसके अंदर कि गंगा के तट पर है। तट यानी होता है किनारे पर। जो लक्षणा का तीसरा है वो है लक्ष्यार्थ के मूल में रूढ़ि या प्रयोजन का होना। लक्ष्यार्थ ग्रहण के मूल में कोई रूढ़ि या प्रयोजन होना आवश्यक है। अब लक्षणा शब्द शक्ति का जो उदाहरण है पूरा, वो उसको ध्यान से समझिए आप। देखो, जैसे वह लड़का शेर है, इसके अंदर आपको लक्षण ढूंढना है। मेन बात ढूंढनी है इसके अंदर क्या लक्ष्य दिखाई दे रहा है आपको, कि यहाँ पर लड़का क्या है? शेर, साहसी, वीर। शेर का मतलब यहाँ
वो लड़का आदमी से कोई जानवर थोड़ी बना है भाई, वो जानवर बन गए इसलिए वो शेर है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर साहसी और वीर से लिया गया है, तो ये इसके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। आ रहा है समझ में आपके, आ रहा होगा शायद सभी के, क्योंकि वह लड़का शेर है, यहाँ पर साहसी और वीर से लिया गया है। ऐसे मैं एक दूसरा उदाहरण बोलूँ, जैसे वह गाय सीधी सादी है, तो इसमें इसका लक्षण क्या हो गया, सीधी सादी, ये इसकी लक्षणा शब्द शक्ति की पहचान है। ये उसके अंदर लक्षण, उस वाक्य के अंदर आपको लक्षण जरूर दिखाई देंगे। देखिए तीसरी जो शब्द शक्ति है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। पहले इसकी परिभाषा समझो। जहाँ किसी शब्द का सामान्य या अमुख्य अर्थ नहीं निकलता है और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जहाँ कोई भी बात बताई जाए या कही जाए, उसकी जो बात बताई जा रही है जिसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, अलग अलग भावों में लोग उसको अपने विचारों में अलग अलग बना लेते हैं उस वाक्य का अर्थ, कि ये क्या हो सकता है, ये ऐसे नहीं है, वो होना चाहिए, तो जो अलग अर्थ निकलता है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको जल्दी समझ में आएगा, किसी ने अपने साथी से कहा, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि संध्या काल के 6 बज गए। अब इसमें बहुत सारे अर्थ निकाल लेते हैं लोग। शाम के, संध्या नहीं होती है, शाम का समय, संध्या का मतलब है शाम के समय 6 बज गए। अब यहाँ पर कोई तो ये सोचेगा कि अपना काम, जो कोई मजदूरी करने जाता है, कि अपना समय हो गया घर चलने का, तो अब घर चलेंगे। जो किसान होते हैं अपने खेतों से शाम को, कि अब गाय को दूध दोहना है, यानी दूध निकालना है, घर चलना है, जानवरों को लेकर लौटना है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। औरतें अपने घर में ये सोचती है कि संध्या काल के 6 बज गए, अब आरती का समय हो गया, तो अलग अलग अर्थ निकल रहे ना एक ही शब्द से, क्योंकि संध्या, एक साथी अपने साथी को बता रहा है कि संध्या काल के 6 बज गए। संध्या काल का मतलब होता है शाम के। अब इनको अलग अलग अर्थों में लोग अर्थ निकालते हैं। जैसे कोई तो कहता है कि अब अपने घर चलना चाहिए, मजदूरी पे जो किसान मजदूर जो जाते हैं और जो किसान खेतों पे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अब जो अपनी गाय भैंस है उसको घर ले चलते हैं, दूध दोहने का समय हो गया। घर में जो औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि आरती का समय हो गया। तो अलग अलग एक वाक्य के अंदर कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसी को हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आज आपका ये शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है समाप्त हो गया, शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।